नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े घटनाक्रम की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। मामला है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का, और वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोचिए, अगर दो पड़ोसी देशों के बीच सालों से व्यापार, सहयोग और भरोसे का रिश्ता हो और अचानक बयानबाजी की तल्खी बढ़ने लगे तो क्या होगा? क्या सिर्फ शब्दों से बात खत्म हो जाती है या फिर उसके जवाब में रणनीतिक कदम उठाए जाते हैं? बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर सख्त बयान दिए गए। इतना ही नहीं, कुछ बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी आए जिनमें भारत की नीतियों की आलोचना की गई। इसके बाद भारत ने जो कदम उठाए उन्हें कूटनीतिक हलकों में संदेश देने वाला फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। एक बयान कभी कभी कई सालों के रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाल के कुछ भाषणों और इंटरव्यू में बांग्लादेशी नेतृत्व ने भारत की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। ये बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विदेशों में भी दोहराए गए। ऐसे में नई दिल्ली में इसे गंभीरता से लिया गया। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर विदेश नीति में बदलाव का संकेत? भारत की नीति अक्सर नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस पहले रही है। भारत ने बांग्लादेश को कई मौकों पर आर्थिक और मानवीय सहायता दी है, चाहे कोविड काल में दवाइयों की सप्लाई हो या ऊर्जा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। भारत ने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग दिखी। अब जरा उन फैसलों पर नजर डालते हैं जिनकी चर्चा हो रही है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है किसी तीसरे देश तक माल पहुंचाने के लिए दूसरे देश के रास्ते का इस्तेमाल करना। भारत ने बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी जिससे उसे क्षेत्रीय व्यापार में सहूलियत मिलती थी। अगर यह सुविधा सीमित या रद्द होती है तो बांग्लादेश को वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे जिनकी लागत ज्यादा हो सकती है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट से उसे अरबों डॉलर की आमदनी होती है, और इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में कपास भारत से आती रही है। अगर कपास की सप्लाई कम होती है तो उत्पादन लागत बढ़ सकती है, ऑर्डर डिले हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में दबाव आ सकता है। हालांकि बांग्लादेश दूसरे देशों से भी कपास खरीद सकता है, लेकिन कीमत और लॉजिस्टिक्स बड़ा फैक्टर होगा। भारत से जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई बांग्लादेश के लिए फायदेमंद रही है। अगर सब्सिडी बंद होती है तो वहां की हेल्थ केयर लागत पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह देखना होगा कि यह फैसला स्थायी है या अस्थायी रणनीतिक कदम। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, टायर। बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बड़े पैमाने पर भारतीय टायर कंपनियों पर निर्भर रहा है। एमआरएफ, अपोलो, सीट, बीकेटी जैसी कंपनियां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान रखती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वैश्विक बाजार में विकल्प मौजूद हैं जापान, चीन, अमेरिका। फर्क सिर्फ कीमत और डिलीवरी टाइम का होगा। भारत का टायर एक्सपोर्ट करीब $3 बिलियन के आसपास बताया जाता है। सरकार और उद्योग जगत का लक्ष्य है कि इसे 2030 तक $5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। भारत की कंपनियां दुनिया की बड़ी टायर कंपनियों में शामिल हैं। एमआरएफ के शेयर की कीमत का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जो भारतीय इंडस्ट्री की मजबूती दिखाता है। मतलब साफ है, यह सिर्फ एक छोटा व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी है। यह सवाल अहम है। बांग्लादेश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। गारमेंट, शिपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सेक्टर मजबूत हुए हैं, लेकिन कच्चे माल, मशीनरी, पेट्रोलियम, कपास और कई औद्योगिक इनपुट के लिए भारत एक बड़ा सप्लायर रहा है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो लागत बढ़ेगी और वैकल्पिक बाजार ढूंढने होंगे। अल्पकाल में दबाव आएगा, लेकिन लंबे समय में देश अक्सर नए सप्लाई चेन बना लेते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह संदेश है। संदेश यह कि रिश्ते सम्मान और संतुलन पर टिके होते हैं। अगर बयानबाजी तेज होगी तो जवाब भी रणनीतिक हो सकता है। भारत पहले भी दिखा चुका है कि वह पड़ोसियों के साथ सहयोग में विश्वास रखता है, लेकिन राष्ट्रीय हित और सम्मान को लेकर सख्त रुख भी अपनाता है। अगर भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय व्यापार, बिम्स्टेक और सार्क जैसे मंच, चीन की भूमिका, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। चीन पहले से दक्षिण एशिया में निवेश बढ़ा रहा है। अगर बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो बीजिंग के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अस्थायी तनाव है या लंबे समय की रणनीतिक दूरी? कूटनीति में अक्सर ऐसे कदम दबाव बनाने के लिए उठाए जाते हैं ताकि बातचीत की टेबल पर संतुलन बदला जा सके। लेकिन फिलहाल संदेश साफ है,
भारत ने चुप रहने की बजाय जवाबी रणनीति चुनी है। अगर सप्लाई रुक गई तो किसकी सांस पहले फूलेगी? दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है उसकी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। बांग्लादेश का व्यापार खासकर भारत के साथ बड़ी मात्रा में सड़क मार्ग से होता है। हजारों ट्रक रोज सीमा पार करते हैं। अगर हाई परफॉर्मेंस टायर की सप्लाई प्रभावित होती है तो ट्रकों की मेंटेनेंस लागत बढ़ेगी, ऑपरेशन स्लो हो सकता है, फ्रेट चार्ज बढ़ सकते हैं और जैसे ही फ्रेट बढ़ा, बाजार में हर चीज की कीमत पर असर पड़ेगा। यह असर सीधा आम जनता तक पहुंचेगा क्योंकि महंगाई सबसे पहले मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को चोट पहुंचाती है। भारत से जेनरिक दवाइयों की सप्लाई दक्षिण एशिया में काफी अहम रही है। अगर सब्सिडी या सपोर्ट कम होता है तो दवाइयों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि बांग्लादेश खुद भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उभर रहा है, लेकिन कुछ विशेष दवाओं और कच्चे माल के लिए भारत एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। अल्पकाल में हेल्थ केयर खर्च बढ़ सकता है और यह राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मुद्दा है। अगर भारत सख्ती करता है तो क्या चीन मौका पकड़ सकता है? चीन पहले से ही बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। पोर्ट, ब्रिज, इंडस्ट्रियल जोन, कई प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियां सक्रिय हैं। कई देशों का अनुभव रहा है कि चीनी प्रोजेक्ट्स में शुरुआती लागत कम दिखती है, लेकिन लंबे समय में मेंटेनेंस और भुगतान की शर्तें भारी पड़ सकती हैं। बांग्लादेश को संतुलन बनाना होगा। अब बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, भारत को भी देखना होगा कि उसके फैसलों का असर कहां तक जाएगा। भारत का 16-18 बिलियन डॉलर का निर्यात बाजार प्रभावित हो सकता है। कपास और टायर कंपनियों को नए खरीदार ढूंढने होंगे। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आकार में बड़ी है, इसीलिए झटका सापेक्ष रूप से कम होगा। फिर भी व्यापार में स्थिरता दोनों पक्षों के लिए बेहतर होती है। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह कनेक्टिविटी का भी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बांग्लादेश के रास्ते समुद्री पहुंच आसान होती है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो लॉजिस्टिक प्लान प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए भारत भी पूरी तरह संबंध तोड़ने की स्थिति में नहीं होगा। रणनीति शायद दबाव बनाओ, दरवाजा बंद मत करो वाली हो सकती है। जब भी दो देशों के बीच आर्थिक तनाव होता है, सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। महंगाई, रोजगार, व्यापार में अनिश्चितता, राजनीतिक बयानबाजी कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन अगर जेब पर असर पड़ा तो जनमत बदल सकता है। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं। अगर ऑर्डर घटते हैं या लागत बढ़ती है तो रोजगार पर दबाव आ सकता है। इतिहास बताता है कि पड़ोसी देश लंबे समय तक पूर्ण टकराव में नहीं रह सकते। आखिरकार उन्हें बातचीत करनी ही पड़ती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा, नदी जल बंटवारा, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, इन सभी मुद्दों पर सहयोग जरूरी है, इसलिए पूरी तरह अलगाव किसी के हित में नहीं होगा। दोस्तों, अब आगे क्या? समझौता, टकराव या दक्षिण एशिया में नई लाइन खींचने वाली है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो दिखता है वही पूरी कहानी नहीं होता। सार्वजनिक मंच पर बयान सख्त हो सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत चलती रहती है। अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरी आती है तो चीन के लिए अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां एक संतुलन भी है। बांग्लादेश जानता है कि पूरी तरह एक तरफ झुकना जोखिम भरा हो सकता है। कई छोटे और मध्यम देश मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाते हैं, यानी सबके साथ संबंध, लेकिन किसी एक पर पूरी निर्भरता नहीं। संभव है कि ढाका भी वही रास्ता चुने। भारत की विदेश नीति अक्सर संतुलन पर आधारित रही है। जरूरत पड़ने पर सख्ती, लेकिन संवाद के लिए दरवाजा खुला। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा भी है। अगर रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो पूर्वोत्तर भारत के व्यापार और ट्रांजिट प्लान प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए संभावना है कि भारत कैलिब्रेटेड प्रेशर यानी नियंत्रित दबाव की नीति अपनाए। दोस्तों, सरकारें फैसले लेती हैं, लेकिन जनता की भावना भी अहम होती है। अगर महंगाई बढ़ती है, रोजगार पर असर पड़ता है, व्यापार घटता है तो जनमत बदल सकता है। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर में लाखों परिवार जुड़े हैं। भारत में भी कई उद्योग निर्यात पर निर्भर हैं। लंबा तनाव दोनों तरफ के व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है। यह घटनाक्रम सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, यह पूरे क्षेत्र के लिए संकेत हो सकता है। अगर भारत सख्त आर्थिक कदमों का इस्तेमाल कूटनीतिक साधन के रूप में करता है तो अन्य पड़ोसी देश भी इसे ध्यान से देखेंगे। दूसरी ओर, अगर मामला बातचीत से सुलझता है तो यह संदेश जाएगा कि संवाद ही स्थायी समाधान है। दोस्तों, इतिहास क्या कहता है? इतिहास बताता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, लेकिन पूरी तरह टूटे नहीं। 1971 के बाद सहयोग
1990 के दशक में चुनौतियां, हाल के वर्षों में कनेक्टिविटी और व्यापार में बढ़ोतरी, मतलब रिश्तों में तनाव नया नहीं है, लेकिन स्थायी अलगाव भी नहीं हुआ। सबसे यथार्थवादी संभावना यही है कि कुछ महीनों तक सख्ती दिखेगी, बयानबाजी धीरे धीरे कम होगी और फिर व्यापार आंशिक रूप से सामान्य होगा, क्योंकि दोनों देशों के हित आपस में जुड़े हैं। भारत को क्षेत्रीय स्थिरता चाहिए, बांग्लादेश को भरोसेमंद और सस्ता बाजार चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है, दक्षिण एशिया में राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग नहीं है। बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके पीछे आर्थिक असर छिपा होता है। भारत का कदम एक संकेत है कि सम्मान और संतुलन जरूरी है, लेकिन यह भी सच है कि स्थायी विकास सहयोग से ही आता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आर्थिक दबाव कूटनीति का सही तरीका है या पड़ोसी देशों को हर हाल में संवाद बनाए रखना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। इसी तरह के गहन और समझदारी भरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि खबर सिर्फ सुर्खी नहीं होती, उसके पीछे पूरी रणनीति छिपी होती है।